करौली हिंसा की जयपुर से दिल्ली तक गूंज। बीजेपी का दिल्ली से वार, लगाया तुष्टीकरण का आरोप। प्रश्न ये है कि राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपीजमेंट का काम किया है, पीएफआई को खुश करने का काम किया है, सो कॉल्ड माइनॉरिटी को राजी करने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है, उससे राजस्थान में ऐसा लगता है कि तालिबान का शासन है। कांग्रेस ने ध्रुवीकरण का लगाया आरोप। हम सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम झूठ और नफरत फैलाने के खिलाफ हैं। और भारतीय जनता पार्टी झूठ और नफरत फैला करके, विद्वेष पैदा करके, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। डीजीपी ने कहा, हालात पर नजर, निष्पक्ष जांच जारी। पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष होकर जितने भी दंगाई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उनके विरुद्ध बिल्कुल कानून सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। करौली में 10 अप्रैल तक कर्फ्यू। करौली पुलिस की एफआईआर का खुलासा, सुनियोजित साजिश के तहत हुआ हमला। जुलूस में जो गाने इत्यादि चल रहे थे वो थोड़ा आपत्तिजनक थे, जिसकी वजह से वहां पर उपस्थित अन्य लोगों ने उस पर पथराव किया और उसके बाद जो घटना घटी वो बड़ी ही दुखद रही है। करौली बहाना, मिशन 2023 निशाना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। अब करौली की गूंज दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। करौली हिंसा को लेकर सियासी बयानबाजी की जा रही है। बीजेपी ने दिल्ली में पीसी करके कांग्रेस को घेरा। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अब कांग्रेस ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। वहीं जयपुर में डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पुलिस की स्थिति पर नजर है, निष्पक्ष जांच जारी है। वहीं करौली पुलिस की एफआईआर से खुलासा हुआ है कि उपद्रव सुनियोजित साजिश थी। लेकिन सवाल उठता है, करौली के बहाने कौन मिशन 2023 की तैयारी कर रहा है? तो जो अहम सवाल न्यूज 18 राजस्थान उठाता है वो ये है कि करौली के बहाने चुनावी सियासत आखिर क्यों हो रहा है? क्या साजिश से माहौल बिगड़ा है? सवाल नंबर 2 है ये, क्या इस साजिश से राजस्थान का माहौल बिगड़ा है? वहीं सवाल नंबर 3 है, तुष्टीकरण के आरोप कितने सही हैं? और चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत कर्नावट जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही मिथिलेश जैमिनी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि सरकार आपकी है। सवाल उठता है, आखिर करौली में ऐसा हिंसा क्यों हुआ? बीजेपी तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है आप पर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, करौली का अगर आप घटनाक्रम देखें, उसमें करौली हिंसा की अगर बात आप करते हैं तो एक दंगा होता है, वहाँ पे 2 समुदाय आपस में भिड़ते हैं, मॉब होती है। वहाँ पे ये सब नहीं था। वहाँ पे जो हुआ, इसको अगर आप गौर करेंगे, जिसके कारण पुलिस ने ये कहा कि वहाँ पे एक बड़ी साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से इस तरह की घटना को अंजाम दे करके दंगा भड़काने का प्रयास हुआ। उसका कारण ये था कि एक जुलूस निकला, जुलूस पे पत्थरबाजी हुई। एक ये माना जाता है कि कोई भी घटना हुई है, उसके रिएक्शन में 10 से 15 मिनट में कोई रिएक्शन होगा। लेकिन इधर पत्थरबाजी की घटना होती है, उससे 3 किलोमीटर आगे, 2.5 किलोमीटर आगे 5 दुकानों में या 6 दुकानों में कुछ अज्ञात व्यक्ति जाकर के चुपचाप आग लगा करके भाग जाते हैं, क्योंकि मार्केट बंद था वहाँ पे। ये काम भीड़ का नहीं था, और ये आग लगा करके वहाँ से भाग गए। उसके बाद ये
चर्चा चालू हुई कि अचानक जब मार्केट बंद है, लोगों में कोई ऐसा सूचना तक नहीं आई किसी घटना की और ये आग लगा के कौन गए, तो इस पर पुलिस ने तुरंत काबू पाया। वहाँ पे आग पे भी काबू पाया, लॉ एंड ऑर्डर पे भी काबू पाया और वहाँ पे ये देखा और जब जांच की तो वहाँ पे एक नाम आया जो बड़ा चर्चित नाम है पिछले कई समय से। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही चर्चित चेहरे हैं, जिनकी पत्नी तो जयपुर में महापौर हैं, उनकी माँ जो हैं खुद वहाँ पे प्रधान हैं और खुद वहाँ करौली में सभापति रह चुके हैं, जिनका साजिश में नाम आया। और लेकिन बीजेपी तो कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। चतुर्वेदी जी, देखिए, अगर कानून व्यवस्था संभालना, लोगों की जान माल बचाना और उसके लिए कर्फ्यू लगाना अगर ये तुष्टीकरण होता है तो भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं पता किस डिक्शनरी से अर्थ देख करके आती है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यह घटना हुई उसके अगले ही दिन बोर्ड की परीक्षा थी। करौली के स्कूलों में बोर्ड की परीक्षा भी संपन्न हुई बिना किसी कहना चाहिए दुखद घटना, कोई घटना घटित नहीं हुई, कोई कहना चाहिए दुर्घटना नहीं हुई। तो ये सब चीजें हुई तो करौली में शांति है, पूरे प्रदेश में शांति रहे, इसके लिए सारे कार्य हम करेंगे। लगा रही है कि बीजेपी के कई लोग फंसे हैं इस हिंसा में। कांग्रेस तो खुद की असफलता खुद ही स्वीकार कर रही है। वो मान रही है कि ये सुनियोजित दंगा था। किसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के गृह मंत्री कौन है? आप अपने सारी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहते हैं और जब असफल हो जाते हैं तो आप बड़ी बेशर्मी से कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वो आग लगाकर चले गए। आपकी खुद की पुलिस बता रही है कि सुनियोजित दंगा था। सुनियोजित दंगा किस पे था? शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा है, या आपकी एफआईआर बता रही है? आप बता रहे हैं कि एक जुलूस बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जा रहा था, उसके ऊपर आप 50-50, 100-100 किलो के पत्थर फेंक रहे हैं, ऊपर से एक जलते हुए गोले फेंक रहे हैं। आप इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी, इनको रोकने की जिम्मेदारी, ड्रोन से निगरानी करने की जिम्मेदारी, उन छतों के ऊपर पुलिस लगाने की जिम्मेदारी वहाँ के पुलिस प्रशासन की थी। वहाँ का प्रशासन फेल हुआ, उनका सूचना तंत्र फेल हुआ। जो यहाँ बैठे हुए राजनेता हैं उनके बार बार स्टेटमेंट इस तरीके से आते हैं कि एक वर्ग विशेष की ये हिम्मत बढ़ती है कि वो कुछ भी कर लेंगे तो उनका कुछ होने वाला इस राज्य में नहीं है। और इसी कारण से करौली के अंदर गरीब लोगों को, मासूम लोगों को न सिर्फ चोट पहुंची है, घायल हुए हैं, उनकी संपदा जली है। और आज भी सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ कह रही है कि अगर ये तुष्टीकरण है कि हमने वहां पर कानून का राज स्थापित करने की कोशिश की तो कानून, ये तुष्टीकरण है। ये तुष्टीकरण नहीं है। आपकी जिम्मेदारी थी कानून का राज स्थापित करने की, जिसमें आप पूरी तरीके से नाकाम हुए। बार बार आप अनावश्यक बातों के ऊपर बात करके आप तय कर लीजिए कि वो दंगा राजा राम ने किया, वो दंगा किसी और ने किया, या वो दंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आ जाने से हुआ। जितने बड़े नेता हैं उतने ही इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो दुर्भाग्य से इस प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, और मैं समझता हूं कि अगर पिछले 40 साल का इतिहास देखें तो इससे ज्यादा असफल और इससे ज्यादा कमजोर गृह मंत्री राजस्थान ने कभी नहीं देखा, जिनके यहां बलात्कार, लूट, दंगा, मारपीट, डकैतियां ये खुलेआम हो रही है। ठीक है, स्वर्णिम जी अहम सवाल उठा रहे हैं पुनीत जी। सरकार आपकी थी, इंटेलिजेंस फेल हुई, किसकी जिम्मेदारी होगी? इस पर आपसे जवाब लेंगे। सबसे पहले मिथिलेश जैमिनी से सवाल कर लेते हैं। मिथिलेश जी, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन आप क्या कहेंगे, आखिर ये जो हिंसा हुई वो क्यों हुई? देखिए प्रियंका जी, हिंसा क्यों हुई वो दूर की बात है, लेकिन जो धर्म की हांडी है उस पर सियासत की जो बिरयानी पकना शुरू हो गया है दोनों तरफ से, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आज जिस तरीके से बीजेपी ने दिल्ली में जो प्रहार किया, उससे करौली वाला मुद्दा, जो नवरात्रों में वहाँ एक गाना चलता था, बढ़ के नीचे चल रही चरखी, रस पीजा लांगुरिया, वो लांगुरिया वाला गीत तो गायब हो गया और वहाँ एक नफरत का जहर फैल गया। और आज दिल्ली से जो प्रहार किया गया, जिसमें राज्यवर्धन राठौड़ ने जिस तरीके से निशाना साधा, वो 2023 नहीं 2024 तक की तैयारी है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू आतंकवादी शब्द किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। 1966 में जो नागा साधुओं पर गोली चलाई, किसने चलाई? कांग्रेस ने चलाई। और जो राम मंदिर में हलफनामा दिया कि राम और हनुमान और सीता सब काल्पनिक पात्र हैं। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी की तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। जो कांग्रेस कह रही है कि पोलराइजेशन हो गया। और जो करौली वाला मामला है वो अहम इसलिए हो जाता है कि करौली वाले मामले में, जो करौली में 4 सीटें हैं एमएलए की, वहाँ पर बीजेपी 0 है, 0 है। और इस कारण वहाँ पूरा प्रशासन
कांग्रेस के साथ है। ऐसे में अगर हम आरोप लगाएं कि कांग्रेस के लोगों के इशारे पर या सुनियोजित जो एफआईआर है उसमें कहीं उत्तेजित नारे का वर्ड नहीं है, जैसा राजेंद्र राठौड़ ने दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़कर सुनाया और जो वीडियो दिखाया उससे साफ जाहिर होता कि पीएफआई जो संगठन है वो राजस्थान में गड़बड़ी फैला रहा है। चाहे मालपुरा का मामला हो, चाहे कोटा का मामला हो। 2 दिन पहले वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, जैसा उन्होंने एफआईआर में कहा कि हम अगर राम जो चैत्र नवरात्र का दिन है उस दिन रैली नहीं निकालने देंगे, रैली निकालेंगे तो दंगा होगा। फिर अजमेर में जो एक निकाला गया है धारा 144 लगाना कि रामनवमी पर आप कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, आप कोई नारा नहीं लगाएंगे। तो एक हिंदुस्तान में आम, मैं कि न कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूं ना बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूं, मैं एक आम हिंदू की तरफ से बोल रहा हूं कि क्या उसको रामनवमी के दिन जय श्री राम कहने का बहाना नहीं चाहिए? क्या वो अपने आराध्य का नाम नहीं ले सकता? तो क्या वो पाकिस्तान में जाके आराध्य का नाम लेगा? ये कोई भी सियासत करे, किसी भी तरीके की सियासत करे अपने वोट बैंक को बनाने के लिए। करौली में जो जांच कमेटी कांग्रेस ने बनाई उस पर भी वहां के लोग उंगलियां उठा रहे, उसके मुखिया बना के भेजे रफीक खान जी। चतुर्वेदी जी, पुलिस खुद कह रही है कि सुनियोजित था ये सब कुछ, तो किस पर सवाल उठेंगे? बीजेपी कह रही है कि सरकार का फेल्योर है ये, क्योंकि जब सब कुछ पहले से प्लान था तो इंटेलिजेंस कहां थी, पुलिस प्रशासन कहां थी उस वक्त? चतुर्वेदी जी देखिए, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, मेरे को दोनों की बातों का जवाब देना पड़ेगा। आपने प्रश्न पूछा, इसका जवाब उसी में आ जाएगा जो मिथिलेश जी ने बात कही, पुनीत जी ने उठाई। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब कोई मुद्दा नहीं होता, कुछ नहीं होता, मुद्दे से लोगों को भटकाना होता है, ध्यान भटकाना होता है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कुछ भी हो, तो इस तरह की पोलराइजेशन की, धर्म कर्म की और ये राजनीति लेकर के बीच में आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, करौली में कोई दंगे में जान माल की हानि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पुलिस वहां पे थी, पुलिस ने मुस्तैदी से वहां पे कार्य किया। और अगर करौली के किसी स्थानीय नागरिक से आप बात करें, क्यों जब पुलिस को पहले से ये जानकारी बिल्कुल सुनियोजित, यही मैं बता रहा हूँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ। साथ चलते हैं, एसएमएस हॉस्पिटल में देखते हैं, यही मैं आपको बताता हूं। वहां से लोग जो घायल होकर आए उनको उनसे मिलते हैं, आप मिलो और मैं आपको एक और जानकारी देता हूं। कह रहे हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव की तैयारी करनी हो और उसके पास कोई मुद्दा ना हो और उसके पास अगर जमीन ना हो तो भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र हथियार होता है आप सांप्रदायिकता फैलाओ। ये संवेदनहीनता कांग्रेस में आखिर आई कहां से? आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, ये संवेदनहीनता कांग्रेस में आई कहां से? सरकार ने तो, मैं समझता हूं कि राजा को बहुत संवेदनशील होना चाहिए, तभी वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं वो इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। उनको जवाब न देना पड़े चोट नहीं आई। इस शासन आप ये कह रहे हैं कि वहां किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, उनकी क्यों भाग नहीं सकते? जिम्मेदारी से भाग रहे हैं ये लोग। मैं तो बैठा हूं, मेरी बात सुनिए, अगर मैं बोल सकूं, अगर वहां जान माल की हानि नहीं हुई, वहां लोगों का नुकसान नहीं हुआ, तो ये अस्पताल में भर्ती लोग कौन है? वो 117 दुकानें किसकी है जो जला दी गई है? आपके पास जी रफीक खान खुद जो गए वो कह रहे हैं कि प्रशासन की कमजोरी थी, हमारा फेलियर था। दोनों तरफ से दोनों बात कह रहे हैं। वो इन्हें स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई है, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस पर जवाब लूंगी मैं आपसे पुनीत जी। स्वर्णिम जी जी, अब मैं बोल लेता हूं। अगर पुनीत जी को कुछ और बोलना हो तो मैं इनको वैसे करेक्शन कर दूंगा, वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुनीत जी को शायद घटना की जानकारी नहीं है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि करौली में हिंसा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पे अनर्गल बयानबाजी करते करते दिल्ली तक क्यों पहुंचे? वो केवल इसलिए पहुंचे कि एक उनके ऊपर जो बदनुमा दाग लग रहा है सांप्रदायिकता फैलाना का, उसको, उस सांप्रदायिकता को तो उन्हें पूरे देश में फैलाना ही है। लेकिन कोई यहां जयपुर में प्रश्न ना कर ले कि उनकी जब सरकार थी, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, यही सरकार में मंत्री थे। पूरे जयपुर में 87 मंदिर तोड़े थे, जिनमें से 23 मंदिर अति प्राचीन थे, 300 साल पुराने, वो भी इन्हीं की सरकार ने तोड़े थे, बुलडोजर से ढा दिए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो सांप्रदायिकता का इस्तेमाल केवल वोट के लिए करते हैं, ना इनको किसी धर्म से मतलब है, ना किसी की भावनाओं से मतलब है। और देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये सच्चाई है और ये सच्चाई पुनीत जी भी जानते हैं। पूछिए आप इनसे, क्या है मंदिर तोड़े या नहीं तोड़े इनकी सरकार ने? क्या इनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया या नहीं किया? क्या हिंगोनिया गौशाला में 26,000 गायें नहीं मरी थी जब शासन था वसुंधरा राजे का? ठीक है। और आज सांप्रदायिकता की बात करते हैं और आरोप लगाते हैं, काम खुद करते हैं। सुनिए, एक छोटी सी चीज का और जवाब ले लीजिए इनसे कि जब
कांग्रेस का सरकार का देवस्थान विभाग जो कि मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति करता है, उनको तनख्वाह देता है, भोग प्रसादी के पैसे देता है, जो विभाग 1952 से लेकर आज तक, अगर वो देवस्थान विभाग भागवत कथा कराता है, रामायण की कथा कराता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों विरोध करते हैं? ये क्यों विरोध करते हैं? इसलिए ये जवाब लीजिए इनसे। जो लोग राम को काल्पनिक मानने का एफिडेविट हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में देते हैं, पेश करिए। वो लोग आज राम के बारे में बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जी है। स्वर्णिम जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मेरे को बोलने दीजिए। आप भी बोले थे, नहीं, आप जवाब सुनिए। आप केवल मात्र झूठे आरोप लगाकर भागो मत। आपके मुख्यमंत्री भी भागते हैं, आप भागते हैं। आप सुनिए मेरी बात। आपकी पार्टी वो है जिसने भगवान श्री राम को काल्पनिक चरित्र बताया। आपकी पार्टी वो है जो राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर का हमेशा विरोध करती आई। आपकी पार्टी वो है जिसने हमेशा हिंदुओं को हिंदू आतंकवादी कहकर टैग करने की कोशिश की। आज आप जब एक किनारे पर जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने आपको उखाड़ कर फेंक दिया। और मैं आपको बता देता हूं, 2023 में राजस्थान से भी और छत्तीसगढ़ से भी जब कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, तो एक भी स्टेट नहीं होगा जहां पर कांग्रेस राज के अंदर होगी। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण कांग्रेस को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया हिंदुस्तान की जनता ने। और आज ये बौखलाए हुए लोग हैं, ये अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, ये राज करने का अधिकार इनको नहीं है। ये बहन बेटियों की इज्जत संभाल नहीं सकते। आज मेवात में चले जाएं आप, किस प्रकार हिंदू दलित बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। राजस्थान में अगर सबसे नकारा और निकम्मा मुख्यमंत्री के रूप में किसी को याद किया जाएगा, किसी गृह मंत्री को याद किया जाएगा, तो उनका नाम श्रीमान अशोक जी गहलोत होगा। प्रियंका गांधी को एक कंफर्म रेलवे टिकट भेज देने पर जितेंद्र गोठवाल को, जिनका एफआईआर में नाम नहीं है, जो रात को 2 बजे पहुंचकर लोगों का आपस में सेटलमेंट कराया, उनको आज जेल में डाला। जो कि आरोपी है एक डॉक्टर को आत्महत्या करने के लिए प्रताड़ित करने का। प्रियंका जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, उनको खुश रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल में चेहरा उजागर हो रहा है। ये अपराधियों के साथ है, ये उन अपराधियों के साथ है जिनके कारण एक मेधावी डॉक्टर को जान गंवानी पड़ी, ये उसके साथ है। और इनके ही नेता लगे ये उसके साथ है जो सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं। लगातार इस बात की घटना की निंदा की, हर अपराध में हर अपराधी के साथ भारतीय जनता पार्टी है और रहेंगे। आपने केवल मात्र जितेंद्र गोठवाल जी को इसलिए पकड़ा कि उन्होंने प्रियंका गांधी को प्रेरित किया और राजस्थान की लड़की लड़ नहीं पा रही है, आइए उसकी मदद कीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को आऊंगी फिर से। मिथिलेश जी से मेरा सवाल है। मिथिलेश जी, सवाल ये है कि क्या ये घटना थी या साजिश के तौर पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई? देखिए प्रियंका जी, तमाम जो तथ्यात्मक रिपोर्टें वहां से आ रही है, उसमें ये निकल कर आ रहा है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र था। और जो एफआईआर है उसमें ये लिखा गया है, जो पहली एफआईआर है जो एसएचओ ने खुद ने लिखाई है, उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि उत्तेजित नारे लगाए गए थे। ये तो तथ्यात्मक सत्य है जो आज अभय कुमार सिंह जी के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डीजीपी लाठर साहब ने जो कहा कि ये तो सच है। लेकिन ऐसे को फिर आप सियासत में ले गए। उससे नवरात्र में जो राजस्थान का आज बेरोजगारी की रेट 32.3 हो गई, राजस्थान बेरोजगारी में भी नंबर 1 हो गया। और जो टूरिज्म आता है, जो रिलीजन बेस्ड टूरिज्म है, वो करौली में इस समय पीक पर होता है। नवरात्र में तमाम देश से करौली में कैला मैया और प्रेम की बंसी बजाने वाले, मदन मोहन के दर्शन करने वाले देश और विदेश से भक्त आते हैं नवरात्र में। लेकिन इस बार किसकी नजर लगी उस शहर को कि वो शहर सूना हो गया। सियासतदारों ने ठीक अपनी सियासत चमका ली, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, लेकिन उस शहर का आम आदमी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। वो थड़ी वाला उसको कोस रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। वो उसने कोरोना के कारण 2 साल से कोई मंदिर नहीं खुले थे, उनको उम्मीद थी कि इस बार टूरिस्ट आएंगे, लेकिन पता नहीं किसने आग लगा दी। तो उनकी बददुआएं लगेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चाहे कुछ भी अपनी सियासत चमका लीजिए, लेकिन उस करौली के आम दुकानदार की बददुआ लगेगी। उनके बच्चे नवरात्र में मां के दर्शन नहीं कर पाए, पहली बार कर्फ्यू झेला उन्होंने नवरात्र में। तो आप सियासत के चलते किसी मुद्दे को इतना मत उलझाइए। दूसरा, पीएफआई ये राजस्थान के लिए एक खतरनाक साइन है। चाहे आप इसको झालावाड़ की घटना को देख लीजिए, चाहे मालपुरा के लोगों ने प्रशासन को लिख कर दिया कि हम पलायन करने को तैयार हैं, चाहे आप
जो जयपुर में जिस समय जो कावड़ियां निकल रही थी उनके ऊपर जो हमला हुआ उसको देख लीजिए। इसमें किसी को धर्म और तुष्टीकरण और पोलराइजेशन इस बात से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है कि कहीं कहीं असामाजिक तत्व जो राजस्थान सुख शांति सौहार्द सद्भाव, जो खुद अशोक गहलोत कह लेते थे कि राजस्थान से ज्यादा शांति प्रिय प्रदेश पूरी दुनिया में नहीं है, आज उसकी किसकी नजर लग गई आपके रहते हुए। तो ये अशोक गहलोत जिनको सियासत का जादूगर कहा जाता है उनके लिए भी लेती हूँ। स्वर्णिम जी, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते थे कि सबसे शांत जो प्रदेश है वो राजस्थान है, किसकी नजर लग गई? देखिए, आज भी शांत है और शांत ही रहेगा। हमारी सरकार जो है अपने दायित्व का निर्वहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी को जितने प्रयास करने हो सांप्रदायिकता जहर घोलने का, लोगों को लड़ाने का, खाई बनाने का, जो कर सकते हैं इनका ये अपना प्रयास करेंगे और हम इनको रोकेंगे और नाकाम करेंगे। ये तय बात है। राजस्थान में इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, आगे ऐसी घटना ना हो इसको लेकर के पूरे चौकस हैं, क्योंकि घटना एक जगह नहीं, ये 3 जगह सुनियोजित रूप से हुआ था। ये कहना चाहिए ब्यावर में भी प्रयास था लेकिन नहीं हो पाया, वहां पे इस तरह की घटना नहीं हो पाई और ना होगी। सिर्फ एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन मोड में आ जाती है तो निश्चित रूप से इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया जाता है इनके नेताओं के द्वारा। और दूसरी बात, अब यहाँ पे बार बार पीएफआई आ रहा था शब्द, मैं सिर्फ एक चीज पूछना था, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता पीएफआई को लेकर के कोसते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जो बार बार केंद्रीय मंत्री भी कहते हैं कि साहब ये ऐसी संस्था है वैसी संस्था है, क्या एक्शन हुआ? कुछ हुआ? क्या इस पे कोई आज तक इन्होंने कोई निर्णय लिया? नहीं लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि आप करते रहो, सांप्रदायिकता फैलाते रहो और देश में जो है आग लगाते रहो, महंगाई के मुद्दों से ध्यान भटकाते रहो, हो जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रख रहा है आर्टिकल 25 में कि रिलीजन से ऊपर गवर्नमेंट एक्शन होता है। तो ऐसे में पीएफआई पे रोक राजस्थान सरकार क्यों नहीं लगा देती? जब आपको सरकार लगा सकती है कॉन्स्टिट्यूशनली, कानूननी सिर्फ स्टेट का इशू है, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर संगठन है, लॉ एंड ऑर्डर पड़ेगा, राजस्थान में रोक लगा दे केंद्र सरकार। हम कुछ नहीं करेंगे, हम ध्रुवीकरण के आरोप लगा रही है और बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। लेकिन ऐसे में जो अहम सवाल है वो यही है कि आखिर करौली हिंसा का जिम्मेदार कौन है? बहुत शुक्रिया आपका स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, पुनीत कर्नावत जी और मिथिलेश जैमिनी जी न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। धरने पर एक अकेला जवान।